आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अपने अंतिम लेक्चर में पढ़ा था खलजी वंश। खलजी वंश के विषय में देखा जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को, चाचा भतीजे को। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ा काम किया, बड़ी व्यवस्थाएं लागू की, लेकिन समय के साथ उसका सारा साम्राज्य नष्ट हो गया और अंत में खुसरो शाह बैठा था खिलजी वंश में। और खुसरो शाह के बाद तुगलक गाजी मलिक एक आदमी आता है और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि लेकर बैठता है। तुगलक वास्तव में अंतिम तुर्क शासक थे सल्तनत के, क्योंकि इसके बाद सैयद और लोदी आएंगे। तो ये तुगलकों ने जो है एक विशिष्ट अध्याय रचा सल्तनत का। इनके सामने साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और विघटन भी प्रारंभ हो गया। तुगलकों की खास बात है, कुछ रचनात्मक अध्याय भी जोड़े इन्होंने। तुगलक वंश में केवल हमारे लिए 3 शासक हैं। एक शासक है गयासुद्दीन तुगलक, एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। यही 3 शासकों के विषय में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। इन्हीं 3 शासकों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग परीक्षा भर की लेंगे। एक अंतिम बात महत्वपूर्ण आएगी जो आगे नासिरुद्दीन महमूद इनका अंतिम शासक था और इसी के सामने तैमूर का आक्रमण होता है भारत में 1398 में। वो महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है देश में इतना भयानक विनाशकारी आक्रमण किसी का नहीं हुआ। मैक्सिमम उसने विनाश किया, जनहानि की, लूटा बहुत सारे नगरों को, मेरठ वगैरह सब लूट लाट के दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। तो तैमूर के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का जो टाइम है वो 1320 से 1440 तक, यानी लगभग 120 वर्ष का शासन है इनका। और ये अधिकतम शासन है। मैंने बताया था खिलजी वंश का न्यूनतम था, इन वंशों में इसका अधिकतम शासन है। अब गयासुद्दीन तुगलक आपकी पहली हेडिंग होगी। पहला शासन आपका किसका है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक या गाजी तुगलक। गाजी ये है इसका नाम है। इसकी माँ जाट थी, यानी कि हिंदू माँ से उत्पन्न पुत्र था। इसका नाम गाजी था, गाजी तुगलक। और जब ये 1320 में गद्दी पर बैठता है तो अपनी उपाधि लेता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। तुगलक किसी वंश या नस्ल का नाम नहीं था, बल्कि इसकी उपाधि थी। और इसका पिता भी मलिक तुगलक बलबन का एक दास रह चुका था, बलबन का अंगरक्षक था वो। इस तरह से इसने शुरुआत की। एक खास बात है, माना जाता है सल्तनत में डाक प्रणाली को व्यवस्थित करने वाला गयासुद्दीन तुगलक को ही श्रेय दिया जाता है पहली बार। यानी अपनी डाक प्रणाली तो पहले से चल रही थी, लेकिन उसको व्यवस्थित करने का श्रेय जो है वो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। एक और जो खास बात है, गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं किए, बहुत ज़्यादा विद्रोहों का सामना नहीं किया। 1320 से 25 छोटा सा कार्यकाल था। बस 1325 में लास्ट टाइम ये वहाँ चला जाता है बंगाल अभियान पे। ये लौट रहा होता है तो उसकी अफगानपुर में लौटते वक्त ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन बीच में लिखा निजामुद्दीन से संघर्ष। एक संत थे, चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया, बड़ा नाम है। निजामुद्दीन टर्मिनल भी है दिल्ली में, अपनी राजधानी में। निजामुद्दीन से इसका संघर्ष इसलिए हुआ कि जो खुसरो शाह था अलाउद्दीन के खिलजी वंश का, उसने खूब सारा धन बांटा था लोगों में। उसने निजामुद्दीन को भी न जाने कितने लाख टंके बांट दिए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे कहा कि जो धन उसने बांट दिया था वापस करिए। सबने तो वापस कर दिया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने वापस नहीं किया। निजामुद्दीन ने कहा कि मेरा धन जो था वो लोगों के बीच, राजकोष का धन था, आपका नहीं था, वो लोगों के बीच मैंने बांट दिया है, आपको वापस नहीं कर सकते। तो इसने कहा तुमको मैं मरवा दूंगा, निजामुद्दीन औलिया से। और वो गया जब बंगाल, तो कहा कि इससे पहले कि मैं बंगाल से लौट कर आऊँ तुम मेरा धन वापस कर देना अथवा दिल्ली छोड़कर चले जाना। तो एक वाक्य आया, इसमें आगे देखिए लिखा है हनूज देहली दूर अस्त। ये वाक्य निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हनूज देहली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। और रास्ते में जो इसका गयासुद्दीन तुगलक का लड़का है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जूना खां है, बाद में चर्चा करेंगे, इसने इसका स्वागत किया अफगानपुर में। और अफगानपुर में स्वागत किया, एक बहुत भव्य पंडाल लगाया, हाथियों का प्रदर्शन किया उसमें। उसी पंडाल में जब ये सब बैठे थे, इसको रुकनुद्दीन ने किसी को ये कहानी सुनाई, जिसको नमाज़ पढ़ने भेज दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी बहाने से। अफगानपुर में इसके गयासुद्दीन तुगलक और इसका छोटा बेटा मारा गया उसी में दब करके, यानी वो पंडाल में हाथी टकराया और गिर गया। मोहम्मद बिन तुगलक कैसे बच गया, ये आश्चर्यजनक बात थी। यही सोचकर तमाम इतिहासकारों ने कहा कि यह षड्यंत्र जो था मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसी इतिहासकार ने कहा कि बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हुई, तो बर्नी कहता है कि आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं क्योंकि उस समय बिजली गिरने का कोई चांस नहीं था जिस समय वो मारा गया। तो इस तरह कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को मरवा दिया, लेकिन उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अब मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है गद्दी पर 1325 में, और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान हुआ। बहुत ही विद्वान और तार्किक, बहुत ही पढ़ा लिखा, योग्य,
विद्वानों की संगत करने वाला, उदारता का बिल्कुल प्रतिमूर्ति, धार्मिक उदार, होली में भाग लेना, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक की बात मैं कर रहा हूँ। होली में भी भाग लेता था वो। जैन संत थे जिन प्रभु सूरी, जिनसे इनसे सबसे बातचीत करता था, बैठ के चर्चा करता था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़ा विद्वान शासक था। लेकिन एल्फिंस्टन एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ, उसने कहा ये पागल था। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पे कहा कि ये पागलपन का और इसका मिश्रण था, अच्छाई बुराई का मिश्रण था। जब कोई काम करता था तो अति में करता था। किसी एक बार कोई शासक कोई था तो उससे कहा तुम 21 बेंत हमारे लगाओ, दरबार भरा चल रहा था, सरदार के लड़के से कहा कि नहीं 21 बेंत मेरे मारिए। ये एक अजीब टाइप की घटनाएं करता था, जिससे चिढ़ जाता था वो पूरा नष्ट कर देता था। यानी दंड देते समय भी ये नहीं सोच पाता था। तो ये सब कुछ ऐसी बातें थी जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सिद्ध किया। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही योग्य व्यक्ति था, विशिष्ट रचनात्मक व्यक्ति था। इसके पास कुछ रचनात्मक अपनी मौलिक सोच थी और उन्हीं मौलिक सोचों को इसने क्रियान्वित करने का प्रयास किया। अभी हम चर्चा करेंगे। यद्यपि वो समय के साथ चल नहीं सका, इसको समय के साथ अच्छा तंत्र नहीं मिला और इसकी सारी योजनाएं एक एक करके फेल होती चली गईं और फेल होने के कारण इसको इतिहास में असफल शासक सिद्ध किया गया और असफल शासक रहा भी। क्योंकि जब आप सफल नहीं होते हैं, आप कितने भी रचनात्मक क्यों ना हो, आपका बहुत अच्छा ब्रेन है, बहुत सारी आप स्टूडेंट ही हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर समाज की दृष्टि से आप क्या कहे जाएंगे? समाज की दृष्टि से ये कहा जाएगा कि आप कहीं ना कहीं असफल हैं। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल शासक सिद्ध किया गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक डालिए हेडिंग और आप अगला शुरू करिए। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT जिसको हमने लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके विषय में। इसका समय वही 1325 से 1351। जौना खां इसका नाम था, या जूना खां कह लीजिए। इसी जौना खां के नाम पे एक जौनपुर है अपने वहाँ बसा हुआ है, फिरोज तुगलक ने बसाया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जौना खां के नाम पर ही जौनपुर को बसाया था उसने। इसने उपाधि ली थी उलूग खां यानी महान। इसका बचपन का नाम था मलिक फखरुद्दीन, बचपन का नाम MBT का। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का भी एक महत्वपूर्ण शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और अपने समय में सल्तनत को सर्वाधिक विस्तार किया। यानी सल्तनत का जो एरिया अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी जिस नीति को, उसको इसने चरम पर पहुंचाया। यद्यपि इसके सामने ही 1336 1347 हम आगे पढ़ेंगे, एक बहमनी राज्य अलग हो गया, एक विजयनगर साम्राज्य अलग से हम लोग करेंगे। क्योंकि सवाल पूछा जाता है, विजयनगर जी की बात आते हैं, कृष्णदेव राय के विषय में आपसे पूछा जाएगा कि अष्टदिग्गज कौन थे कृष्णदेव राय के, तेनाली कौन था, तेनालीराम कौन थे, या कृष्णदेव राय। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे। तो इसी के सामने चरम पर गए और विघटन भी प्रारंभ हो गया था। अब विस्तारवादी नीति में इसके पास 23 प्रांत थे, 23 प्रांत को कहा जाता था मुक्ता। केवल शब्द के लिए याद रखिए, मुक्ता क्या चीज़ थी, प्रांत को ही कहा जाता था। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के 3 प्रशासनिक कार्य आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हीं से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पहला इसने जो काम किया वो किया राजधानी परिवर्तन का। मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहला काम है राजधानी परिवर्तन का है। 1326-27 में इसने ये योजना बनाई। इसने सोचा, जो भारत का मैप है अगर आप उसमें देखेंगे, भारत का मैप है तो ऊपर दिल्ली, बीच में यहाँ पर देवगिरी है, दौलताबाद जिसको कहते हैं, महाराष्ट्र में आजकल आएगा। तो इसने सोचा देवगिरी का ही नाम क्या इसने रखा, दौलताबाद। इसने कहा कि देवगिरी या दौलताबाद को हम राजधानी बनाएंगे अपनी। लागू भी कर दिया। 1326-27 में इसमें दिल्ली वालों को आदेश दिया कि चलिए सब लोग। कुछ इतिहासकार कहते हैं दिल्ली में कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचा था उस समय, जिस समय इसने आदेश दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार इसकी बात को काटते हैं, कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इतना मूर्ख नहीं था। वो ये चाहता था कि एक दूसरा सेंटर दौलताबाद दक्षिण में बन जाए, दिल्ली को समाप्त नहीं करना चाहता था। यानी वो चाहता था राज्य में 2 सेंटर हो जाए, मध्य में दौलताबाद हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा भौगोलिक दृष्टिकोण से कि दौलताबाद मध्य में आता था, ऐसे में वो चाहता था केंद्र दौलताबाद बनाए और चारों तरफ शासन करता रहेगा। तो जो भी रहा हो, ये समय जो उसने राजधानी परिवर्तन का चुना, भीषण गर्मी का समय था। लोगों को कहा इसने, चलो लोग गिरते मरते पड़ते पहुँचे, इसको खूब कोसा सुल्तान को लोगों ने। अंततः ये योजना इसकी लोगों को दौलताबाद रास नहीं आया और इसकी योजना क्या हुई, धीरे धीरे फ्लॉप हो गई, फेल हो गई ये योजना, और अंततः फिर से दिल्ली लौट आए। तो कहने का मतलब ये, इसकी योजना जो 1326-27 में परवान चढ़ी, योजना बहुत अच्छी थी। अगर सफल हो जाता तो सेंटर बना लेता उसको, और हालांकि इसके दूरगामी परिणाम हुए। वहाँ इस्लामिक संस्कृति गई, स्थापत्य गया,
बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसका राजधानी परिवर्तन जो योजना थी वो फेल हो गई। आपसे पूछा जाए राजधानी परिवर्तन किसकी योजना थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की। राजधानी कहाँ दिल्ली से की गई थी, देवगिरी अथवा दौलताबाद। दौलताबाद का ही नाम एक हमने कुतुबुद्दीन पढ़ा था मुबारक उसमें, तो उसका वो कुतुबाबाद नाम रखा था पहले। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, खिलजी वंश में, उसने इसका नाम पहले क्या रखा था, कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद तुगलक ने इसको रख दिया दौलताबाद। दिल्ली, इसको बरनी कहता है कि दौलताबाद केंद्र में था, वाक्य है, बरनी का कथन है ये। या इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के नागरिकों को वो दंड देना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और बाद में देवगिरी को कुतुलुब इस्लाम के नाम से जाना गया। देवगिरी को कुतुलुब इस्लाम यानी इस्लाम की राजधानी। इस तरह से ईसामी कहता है कि दिल्ली 14 वर्ष बाद फिर बस पाई, यानी इस दौर के बाद 14 वर्ष लग गए दिल्ली को पुनः उसी रूप में आने में। ये एक योजना इसकी हो गई। इसके बाद इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना थी वो थी आपकी कृषि सुधार, कृषि में उन्नति, कृषि सुधार। इसने ये सोचा, इसने पहले राजस्व सुधार किए, खालसा भूमि में विस्तार किया, खूब सारा खालसा भूमि में विस्तार किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, आपने पढ़ा था। लेकिन ये इसकी योजना, कर को इसने 1/2 कर दिया। लेकिन इसने जिस समय कर 1/2 किया, इसका दुर्भाग्य था उस समय दोआब में अकाल पड़ा था। अब अकाल पड़ा है और आप राजस्व बढ़ा देंगे तो जनता क्या होगी, त्राहि त्राहि करने लगेगी, जनता बागी हो गई, इससे इसकी आलोचना होने लगी हर जगह। तो इसने वो फैसला वापस लिया, लेकिन वापस आते आते इसने तब तक देर कर दी थी। बाद में हालांकि इसने तमाम तकावी ऋण जो कृषि के लिए बांटा जाता था, तकावी शब्द आता है, वो सब वापस कर दिए, तमाम लोगों के ऋण माफ़ कर दिए। बाद में फिरोज तुगलक माफ़ करता है जिनका बचा था। लेकिन फिलहाल इसका वो योजना सफल नहीं हुई। इससे लोगों में, इसके राज्य के लोगों में इसके प्रति भाव नहीं बन पा रहा था, निष्ठा का कोई भी। लोगों को लगता था, राज्य को भी, प्रजा को लगता था ये आदमी कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लगता है काम, ये चीज़ थी। तो कृषि सुधार के लिए इसने फिर क्या किया, दोआब में एक फार्म कंप्लीट किया, फार्म हाउस जिसको बोलते हैं। और उसने सोचा कि लाओ दोआब में एक प्रयोग करें, तो एक दीवाने कोही विभाग स्थापित किया। आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है दीवाने कोही विभाग किसने स्थापित किया, तो आप जवाब देंगे कृषि विभाग था और एमबीटी का था। इसने दीवाने कोही स्थापित किया। दीवाने कोही में कुछ दूरी लेकर के अधिकारियों को नियुक्त किया, राशि आवंटित की। उस राशि से ये कहा गया कि इस राशि से इस पे उपजाऊपन पता चलेगा, कोई फार्म, इसमें नई नई फसलें तैयार की जाएंगी। तमाम प्रयास किए इसने, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार से कह लीजिए, जो भी कारण थे, ये योजना भी इसकी फेल हो गई और इसकी ये योजना भी असफल योजनाओं में गिनी जाने लगी, जैसे कि राजधानी परिवर्तन फेल हुआ था। अब ये काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ, ये काम तो इसका बेकार हो गया। इसके बाद इसने क्या किया, तीसरा काम जो था बड़ा, सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई। सांकेतिक मुद्रा किस चीज़ की थी, एक प्रश्न भी आता है, तो कांसे की थी ये, कांसे की मुद्रा चलाई। पीतल का वो चलाया था इल्तुतमिश। इसके पहले सल्तनत में हम लोगों ने इल्तुतमिश पे पढ़ा था कि तांबे का जीतल और चांदी का टंका उसने चलाया था। इल्तुतमिश के बाद एमबीटी दूसरा ऐसा शासक था जिसको लगा सांकेतिक मुद्रा पर भी कुछ काम करना चाहिए मुद्रा व्यवस्था में। इसने मुद्रा पे अपना नाम लिखवाया, खलीफा का नाम लिखवाया, सब किया। मुद्रा में इसने क्या किया, उस समय विश्व भर में चांदी की कमी थी, तो इसने सोचा कि विश्व भर में चांदी की कमी है तो क्यों ना सांकेतिक मुद्रा। इससे पहले चाइना में और एक आध स्टेट में चल चुकी थी सांकेतिक मुद्रा, सफल हो चुकी थी। तो इसने फिर कांसे की मुद्रा अलाउ की, कहा कि चांदी का टंका नहीं चलाने की जरूरत, कांसे की ये सांकेतिक मुद्रा चलेगी। यद्यपि योजना इसकी बहुत अच्छी थी, अपने समय से आगे की योजना थी और बहुत शानदार योजना होती अगर ये सफल हो जाता, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। लोगों ने क्या किया, चांदी के टंके दबा लिए और जो कांसे की मुद्रा सुल्तान जारी करता था उसकी नकली मुद्रा बनने लगी। कोई एक इतिहासकार लिखता है कि हर हिंदू के घर टकसाल बन गया था, यानी हर हिंदू घर वो सिक्के बनाए जाने लगे और इस तरह के सिक्कों का ढेर लगने लगा। स्वाभाविक है कि योजना इसकी ये भी फ्लॉप हो गई और सांकेतिक मुद्रा इसको वापस लेना पड़ा। बहुत लोगों को अपना धन देना पड़ा उनसे मुद्रा लेकर के। ऐसे में राजकोष पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा होगा और सांकेतिक मुद्रा की योजना जो थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो भी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। बर्नी कहता है प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक जो है कुल मिलाकर के इस मामलों में सफल नहीं हो पाया। जो तीनों प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासकीय कार्य फेल हो गया। इसने 2 सैनिक अभियान किए इसके बाद। एक तो खुरासन अभियान। खुरासन मध्य एशिया का एक शहर है, वहाँ से हमेशा आक्रमणकारी भारत आते रहे हैं, भारत पर आक्रमण करते रहे हैं। तो इसने क्या किया, उल्टा किया इस बार। इसने देखा मध्य एशिया की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो जो वो लोग करते थे, भारत आके आक्रमण करते थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्टा सोचा। मोहम्मद बिन तुगलक इस पर गया और आक्रमण करने की तैयारी की इसने और 3,70,000 लोगों की एक सेना खड़ी की और सबको अग्रिम वेतन बांट दिया राजकोष से और कहा चलिए खुरासन पे पूरा मध्य एशिया तक अपना राज्य होगा।
अच्छा था, बुरा नहीं था। लेकिन जब इसकी सेना तैयार ही थी, उसी दौरान जो वहाँ समस्या थी मध्य एशिया में वो सॉल्व हो गई और सत्ता जिसको मिलनी थी मिल गई और वो फिर से मजबूत हो गए। तो इसको अपना अभियान क्या करना पड़ा, विफल करना पड़ा, रोकना पड़ा। जब अभियान रोका तो इतने सारे सैनिक क्या हुए, बेरोजगार हो गए, चोर डाकू हो गए हों, लूटमार करने लगे हों। इतनी बड़ी सेना, पैसा ले चुके थे थोड़ा बहुत। तो इस सेना से ये सेना भंग करना इसका एक बहुत ही असफल प्रयास माना गया कि इसने जो खुरासन के लिए सैनिक अभियान तैयार किया था वो इसका फेल हो गया। खुरासन अभियान भी इसका फेल्योर, गया ही नहीं कभी लड़ने। फिर इसने कराचिल अभियान किया। कराचिल एक जगह है चीन और भारत की सीमा पर, पहाड़ी क्षेत्र है। कराचिल में कुछ सीमा पर कुछ आतंकी टाइप के, आतंकी नहीं शब्द कहेंगे उस समय, विद्रोही कह लीजिए, सीमा पर विद्रोही लोग हुआ करते थे, उसके लिए इसने भेजा कराचिल पे। तो जब कराचिल अभियान गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ के जो सैनिक थे इनको बर्फ़ में लड़ने का पहाड़ पे अभ्यास ही नहीं था। तो क्या हुआ, वहाँ गए, उन लोगों से पराजित होकर के मारे गए सारे लोग, लगभग मारे गए, बहुत कम बचकर लौट पाए। तो इसका कराचिल अभियान भी क्या हुआ, फेल हो गया। तो ऐसे में अलाउद्दीन के, मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाएं आप देख रहे हैं फेल होती चली जाती हैं। इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को एक असफल शासक सिद्ध कर दिया गया। ये अहंकारी था और धैर्यहीन भी था, ये शब्द भी आए हैं, इसके विश्लेषण में आते हैं इतिहास में। फिर इसी के समय इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, आपको याद रहना चाहिए। एक फिल्म नसीरुद्दीन शाह की आई थी, उसमें एक गाना भी था, इब्न बतूता क्या ऐसे था जूता करके। ये मोरक्को निवासी था, आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाए कभी। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और इसको दिल्ली का काजी भी एक बार बना दिया था, किसने, महान मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि ये तो महान ही था, कुछ भी कर सकता था। इब्न बतूता को भी काजी, बाद में चीन, इसने अपना दूत बनाकर भी इब्न बतूता को भेजा था। बाद में इब्न बतूता का वृत्तांत और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही से इसकी जानकारी हमको मिलती है। तो ये इतनी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में दीवाने कोही की बात हो या सांकेतिक मुद्रा की बात हो, खुरासन अभियान हो, इस तरह से आपका मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पर्याप्त जानकारी है आपकी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के विषय में है कि जब सुल्तान गुजरात अभियान पे निकला, गुजरात से लौट रहा था, उसी समय थट्टा के आसपास कहीं इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। और इस मृत्यु के बाद बदायूनी लिखता है, बदायूनी वो परेशान आदमी था जिसके बाबा दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी कर रहा था तो मर गए थे रास्ते में। तो बदायूनी नहीं, ये कोई और इतिहासकार, बदायूनी ने लिखा है बाद में। ये वाक्य तो मैं बदायूनी का आपको बता रहा हूँ, वो इतिहासकार शायद इसामी है, पढ़ेंगे हम लोग बाद में। बदायूनी ने ये लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और इस तरह से एल्फिंस्टन और ये सब लोगों ने कहा कि ये इसका कार्यकाल समाप्त हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का। और नया जो शासक बैठता है इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिसको सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। इसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लिखा है उसमें, हाँ ये देखिए, 1351 से 1388 ईस्वी तक के शासन करता है। लगभग 27 वर्ष का अच्छा लंबा शासन है। एक लड़का कोई मोहम्मद बिन तुगलक का बैठाया गया, थोड़े दिन ऐसा माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं उसको कोई लड़का नहीं था, लेकिन कहते हैं बैठाया गया, लेकिन उसको हटा वटा करके फिरोज तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे रज्जब, उनका पुत्र था। इसकी माँ सुनार थी फिरोज तुगलक की। तो फिरोज तुगलक जब, चूँकि ये हिंदू माँ का पुत्र था ये भी, तो इसको ये लगा, और मोहम्मद बिन तुगलक से उलेमा बहुत नाराज़ हो चुके थे, क्योंकि वो निरंकुश राजतंत्र तो सबका था, वो धर्म वर्म को ज़्यादा मानता नहीं था, अपने हिसाब से मानता था। तो उलेमा भी सारे नाराज़ हो गए थे। तो ऐसे में उलेमाओं को तुष्ट भी करना था फिरोज तुगलक को। बहुत सारे कर लगा दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, उन करों से मुक्ति भी दिलानी थी इनको। तो इस, और हिंदू माँ का पुत्र था, सुनार थी इसकी माँ, तो इसने थोड़ा कट्टर नीति अपनाई, थोड़ा सा ये कट्टर रहा। यद्यपि इसको सल्तनत का अकबर फिर क्यों कहते हैं, आश्चर्यजनक प्रश्न है। अकबर तो उदार शासक था, क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम किए, कृषि राजस्व हो, सिंचाई हो, उद्यान हो, दीवाने खैरात हो, ये सब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, जिसके कारण फिरोज तुगलक को सल्तनत का अकबर एल्फिंस्टन ने शायद कहा है। एल्फिंस्टन वगैरह ऐसे इतिहासकार हैं, हेनरी इलियट डॉसन, जिन्होंने मध्यकाल वगैरह पे बहुत सारा काम किया है, उनकी बातें हमको इसलिए कोड करनी पड़ती हैं। इतिहास के विद्यार्थी तो काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन में भी नाम आने चाहिए आपको। अब फिरोज तुगलक के विषय में सबसे पहला जो उसने काम किया, उसने कृषि राजस्व पे ध्यान दिया। राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी, तमाम छोटे छोटे प्रांत बन गए थे, मैंने कहा ना, बहमनी, विजयनगर, उधर जौनपुर, ये सब धीरे धीरे अपना सर उठा रहे थे। तो इसने कृषि राजस्व पे ध्यान दिया। कृषि राजस्व में इसने क्या किया, राजस्व तो बढ़ा नहीं सकते थे कहीं से, तो इसने क्या किया, वसूली पर बहुत जोर दिया, वसूली पर। इसके हिसामुद्दीन एक मंत्री थे, उनसे कहा आप पूरे राज्य की आय का आकलन कीजिए। हिसामुद्दीन ने 6 वर्ष तक
पूरा अध्ययन किया अपने रजिस्टरों का और कुछ 6,78,000 टंका या कुछ इस तरह से राशि को निर्धारित किया कि इतनी राशि वार्षिक राजस्व आपका है। तो कहा ठीक है अब आप इसको वसूल लीजिए, तो इसने वसूली पर जोर दिया, एक बात हुई। दूसरा इसने जो बड़ा काम किया, सल्तनत काल का मध्यकाल का पहला शासक था जिसने, हालांकि मैंने बताया था कि शुरुआत इसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने कहीं ना कहीं कर दी थी नहर प्रणाली की, पहला प्रयास गयासुद्दीन तुगलक का है, लेकिन इसने 11 नहरें बनवाई जिनमें 5 तो बहुत बड़ी नहरें हैं, इनसे जलापूर्ति होती थी। ये मध्यकाल के लिए बहुत बड़ा काम है। किसानों को सिंचाई मिलने लगी, लोगों को, शहरों को पेयजल उपलब्ध हो गया अच्छे से। तो ये उस समय का एक बड़ा काम किया इसने, सिंचाई में नहरों का प्रयोग किया। और यही कारण कि एक कर लगाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसने उद्यान पर बहुत जोर दिया, फलों के बहुत सारे बगीचे लगवाए। इसका एक कारण था, फिरोज ने बहुत सारे दास इकट्ठे किए थे। दास 1,80,000 या कितने दास थे इसके पास। तो उन दासों को प्रयोग कहाँ करता है, तो इसने दासों का प्रयोग करना शुरू किया। तो फलों के खूब बगीचे लगाए, विविध विविध फल लगाए, उसमें 1200 उद्यानों का निर्माण करवाया। आय भी होती थी इससे, बहुत सारी आय होती होगी राज्य को। एक तो आय का साधन बना, दासों का इसमें उपयोग करने लगा ये, और उद्यानों का एक स्वाभाविक सुल्तान की संपत्ति हो गई। इसके बाद इसने मोहम्मद बिन तुगलक के सामने, माना जाता है बहुत सारे कर लग गए थे, कोई कहता है 29 कर थे या 28 कर थे मोहम्मद बिन तुगलक के सामने। इसने 24 या 23 कर समाप्त कर दिए, 23 कर समाप्त। कहीं 24 आता है, कहीं 23 आता है। इसने केवल 4 कर रखे जो कि शरीयत के अनुसार जायज़ हैं। आपको भी सल्तनत का हम लोग अलग से कर व्यवस्था कभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए खराज एक है, यानी भूमि कर, लगान जिसको बोलते थे, एक रखा भूमि कर। और ये इसने 1/3 वसूला, जो कि पहले वसूला जाता था। अलाउद्दीन ने 1/2 कर दिया था, कुछ दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया, लेकिन वो सामान्य रूप से कितना था, 1/3, वही इसने भूमि कर 1/3 वसूला। जजिया इसने लगा दिया, जजिया आरोपित किया। जजिया पहले से लगा था, जजिया तो पहले चल रहा था, लेकिन डायरेक्ट वसूलने वाला आदमी यही है पहला सल्तनत काल का। और ब्राह्मणों से पहली बार जजिया की वसूली किसने की, फिरोज तुगलक ने की। परीक्षा में पूछा जाता है आपसे कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने आरोपित किया, फिरोज तुगलक। फिर खम्स, खम्स यानी युद्ध का जो धन था, युद्ध में जो लूट होती थी वो खम्स कहलाता था, वो धन राजकोष में आ गया। तीसरा कर, और चौथा जकात, दान में मिला धन, जकात हो गया आपका। तो ये 4 कर तो मुख्य थे जो शरीयत के अनुसार थे। और इसने एक 5वां कर लगाया, क्योंकि इसने सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की थी, हक के सर्ब इसका नाम रखा गया, हक ए सर्ब, यानी सिंचाई कर। और इसकी मात्रा रखी इसने 1/10। हक ए सर्ब कई बार पूछा गया, किसने लगाया, फिरोज तुगलक ने। क्यों लगाया, सिंचाई के लिए लगाया। ये इसके काम हो गए। फिर इसके बाद इसने एक दीवाने खैरात विभाग बनवाया, इसी का बनवाया हुआ दीवाने को ही कृषि का था मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवाने खैरात यानी गरीबों को, विधवाओं को, असहायों को, चिकित्सा से जो परेशान थे, इस तरह के जो निराश्रित लोग थे, उन सब के लिए इस विभाग से आय के स्रोत जुटाए गए, इस विभाग से आय के स्रोत दिए गए। इससे क्या हुआ, दीवाने खैरात से इसकी छवि सुल्तान की बहुत अच्छी बनी, उदार छवि बनी, उदार छवि। यद्यपि यह मुस्लिमों के लिए ही था, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, और प्रजा बहुसंख्यक हिंदू थी, लेकिन फिर भी इसकी छवि उदार बनी। दारुल सफ़ा इसी में खोला इसने, यानी कि अस्पताल, दारुल सफ़ा अस्पताल खुलवाए, पेड़ लगवाए, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की, पढ़ाई की व्यवस्था की, किताबों की व्यवस्था की। इस तरह से दीवाने खैरात विभाग स्थापित कर इसने अपनी छवि उदार बनाई। तीसरा एक बड़ा काम इसने और किया, नगरों की खूब स्थापना की इसने। इसका जो प्रमुख वास्तुकार था उसका नाम था गाजी मलिक सहना, नगरों की स्थापना थी। गाजी मलिक तो उनका भी नाम था तुगलक का, वैसे पहले गाजी तुगलक, गाजी मलिक सहना, ये इसका बहुत बड़ा वास्तुकार था। इसने रूपरेखा बनाई। जौनपुर आज का फिरोज़ाबाद, हिसार फिरोज़ा, फिरोज़पुर, ये सब शहर किसने स्थापित किए, नगरों की स्थापना फिरोज तुगलक ने बहुत सारे नगरों की स्थापना की। कुतुब मीनार की पहली आखिरी बिल्डिंग गिर गई थी बिजली के कारण, उसको इसने सही करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, 1 मंजिल के जगह 2 मंजिल बनवाई उसमें, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया, उसमें इसका रोल रहा। और बर्नी एवं अफीफ, ये 2 बड़े इतिहासकार हैं सल्तनत की जानकारी के लिए, जियाउद्दीन बर्नी और अफीफ, और इनकी पुस्तक का नाम एक ही है, तारीख। बर्नी ने हालांकि अन्य कई पुस्तकें लिखी हैं, तारीख है फिरोजशाही, कभी भी पूछ सकता है, तारीख है फिरोजशाही रचना की, और इन्हीं किताबों से इनके विषय में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है।
एक बार इसने फिरोज तुगलक ने पुरी पर आक्रमण किया था, तो पुरी का जो जगन्नाथपुरी का मंदिर लूटा था और बहुत सारा साहित्य जला दिया था। ये इसके ऊपर ब्लेम है। यद्यपि शिक्षा का संरक्षक था, सारी बातें थी, लेकिन अब किसी आप जला देंगे तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपका कट्टरता के कारण ही ऐसा किया होगा इसने। ये गीत संगीत का शौकीन था, मदिरा विभाग भी इसके सामने था। इसके विषय में और 2-3 बातें आप लिख सकते हैं महत्वपूर्ण फिरोज तुगलक के विषय में। किसानों को इसने जो ऋण वगैरह थे उनसे मुक्त कर दिया। सिंचाई की बात हो गई आपसे। 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया, 300, बहुत बड़ी संख्या हो गई। अशोक के 2 स्तंभों को एक खिजराबाद से तथा दूसरा मेरठ से मंगा लिया, दिल्ली में ले आया। एक मेरठ में था अशोक का स्तंभ, वो ले गया, और एक खिजराबाद में था, वो वहाँ ले लिया। दीवाने खैरात आप समझ गए। एक ज्वालामुखी मंदिर है शिमला में, हाँ हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसने 1300 संस्कृत के ग्रंथ इसको मिले थे, 1300 संस्कृत के ग्रंथ, और उन सब का इसने अनुवाद करवाया। जैसे एक का नाम रखा दलाइल फिरोज शाही, दलाइल फिरोज शाही, जो दर्शन व नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था, दलाइल फिरोज शाही। दासों का तो शौकीन था ही। एक इसने सिक्का भी चलाया था, शशगानी, 6 जीतल के बराबर, शशगनी या ससगानी, ससगनी, तांबे का एक छोटा सिक्का था, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का, ये चलाया इसने। इसके सामने और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धार्मिक कट्टर था, हिंदुओं के प्रति कठोर रहा। सैनिकों को नगद वेतन इसने नहीं दिया, अनुदान गांव ज़मीन देता रहा, जिस तरह से पहले से चला रहा था। और एक बार वही घोड़े दागने के लिए इसके पास लाए जाते थे, और फिर इसने एक बार तो इसके सामने कोई नहीं पास हो रहा था तो घोड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, ऐसे ही पास करा दिया इसने। कुछ बंगाल, उड़ीसा, नागरकोट और इस तरह से इसने विद्रोहों को भी दबाया। अंततः क्या हुआ, इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 1388 में। 1388 में उलेमाओं को खूब तुष्ट रखा था, आप याद रखिएगा, इसकी तुष्टीकरण की नीति थी। इसके बाद 4 शासक आए जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई 4 शासक आए और आते गए और मरते चले गए, उनसे आपको मतलब नहीं। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक है इनका। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद, जिसका समय है 1394 से 1412 तक। और 1398 में किसका आक्रमण होता है अपने देश पर? तैमूर का। तैमूर जो किसी युद्ध में उसका एक पैर कट गया था, तैमूर, तो इसीलिए नाम इसका क्या पड़ गया था, हम लोग किस नाम से जानते हैं? तैमूर लंग, चूँकि ये लंगड़ा था। 1398 इसका एक पैर कट गया था। तैमूर लंग समरकंद से बढ़ता हुआ चला आया मध्य एशिया से, और बहुत सारा उसने नुकसान किया। यहाँ आके मैंने पहले बताया बहुत बड़ा कत्लेआम किया। भारत में सबसे विनाशकारी आक्रमण अगर किसी का हुआ है तो तैमूर का हुआ है। 1398 में जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो नासिरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गया। और ये मल्लू इकबाल खां समथिंग आदमी था इसका, नासिरुद्दीन महमूद का, इससे लड़ाई किया, हार गया। जब ये जाने लगा तो खिज्र खां को बंगाल में बना गया था, पंजाब में बना गया था सरदार, पंजाब का सत्ता दे गया। और यहाँ दौलत खां लोधी एक आदमी बैठता है थोड़े से दिन के लिए, फिर वो खिज्र खां जो है वो आ जाता है यहाँ पर। खिज्र खां पंजाब से दिल्ली में आता है, और खिज्र खां बाद में खिज्र खां, और ये फिर क्या करेगा? सैयद वंश की स्थापना करेगा दिल्ली में। और हम अगला वंश कौन सा पढ़ेंगे? सैयद वंश और लोधी वंश हमारा एक ही लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर उनमें नहीं है। एल्फिंस्टन ने ही इसको सल्तनत का अकबर कहा था, याद रखिएगा, फिरोज तुगलक को। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिटी में कुछ प्रश्न डाले हैं मैंने, 10-15 प्रश्न डाले हैं, 1 लाइनर। आप उनका देखिएगा, आपको जवाब आ रहा है नहीं, कम्युनिटी खोलेंगे तो आ जाएगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर आगे उस प्रश्न का पर्टिकुलर डाल दूंगा। और आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। बहुत सारी आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।